औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो आए बोर्ड की तरफ। तो इसकी आज हमने जो इस चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया था। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक आप कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम ये भी कहते हैं कम्यूटेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, या इसको हम कहते हैं कम्यूटेशन। तो स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें लेट कंसिडर आर टू वेक्टर। फर्ज किया हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट ए एंड बी का प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाए बी डॉट ए के इक्वल आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि स्टूडेंट मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, तो इसको चेक कर लेते हैं कि जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू होती है बी डॉट ए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? एज वी नो दैट ए डॉट बी हमारे पास होता है ए बी cos थीटा, और बी डॉट ए होता है हमारे पास बी ए cos थीटा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी cos थीटा इज इक्वल टू होता है बी ए को आप क्या लिख सकते हैं? बी ए cos थीटा इज इक्वल टू होता है ए बी cos थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह पर भी हम ए बी cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी अगर आप चेक करें, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो, राइट हैंड साइड के इक्वल हो, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है? उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम ए डॉट बी करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है ए बी cos थीटा। तो हमने इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। अगर हम ए डॉट बी की बात करें, तो अब मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरे पास ए है, और सेकंड वेक्टर मेरे पास है, सेकंड वेक्टर मेरे पास बी है। ये मेरे पास वेक्टर बी है। अब अगर इसमें क्या लेता हूँ, डॉट प्रोडक्ट अगर इसका मैं लूँ, तो स्टूडेंट जैसा कि मालूम है कि हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है? ये वेक्टर बी है। अब इसमें हमने क्या करना है कि ए डॉट बी के अंदर ए डॉट बी इज इक्वल टू है बी डॉट ए। अब अगर मैं वेक्टर ए को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करूं और वेक्टर बी को सेकंड वेक्टर कंसीडर करूं, अब स्टूडेंट ये देखना है, और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल आपके पास बनेगा थीटा, जिसको हम कहते हैं। अब अगर हमने इसका प्रोजेक्शन लेना हो, क्या करना हो? ए डॉट बी करना हो, तो ए डॉट बी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? तो ये चीज़ हमने चेक करनी है। ए डॉट बी का प्रोडक्ट हमने चेक करना है, स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं। अब क्या करेंगे? हाँ जी स्टूडेंट, ए डॉट बी है, तो हम ये ए को हमने फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लेना है और बी को हमने सेकंड वेक्टर कंसीडर कर लेना है। अब बी का जो प्रोजेक्शन है वो ए के ऊपर, अब जब हम लिखेंगे तो इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा, जब हम इसको प्रूव करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर होता है वो एज इट इज आता है, ये वैसे आ जाएगा, और जो सेकंड वेक्टर बी है इसका जो प्रोजेक्शन है वो ए के ऊपर, ए का जो शेडो है, जो साया है,
सॉरी बी का जो शेडो है वो ए के ऊपर पड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब बी का जो साया वो ए के ऊपर पड़ रहा है, तो स्टूडेंट आपको मालूम है, जैसा कि मैंने जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था, जिस वेक्टर का शेडो, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर के ऊपर पड़ रहा होगा तो उसी के साथ cos थीटा लगाएंगे, यानी कि इसके साथ लिखेंगे हम b cos थीटा। अब हमारे पास ये वेक्टर a वैसे आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a इज इक्वल टू आ जाएगा b cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा a b cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, a डॉट b का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आ गया था। अब स्टूडेंट जाते हैं, अगर हमारे पास b डॉट a, अगर हम b डॉट a की बात करें, अगर हम इसका रिवर्स ले लें, यानी कि फर्स्ट वेक्टर आपके पास b बन जाए और सेकंड वेक्टर आपके पास क्या बन जाए, a बन जाए, तो इसका प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल होगा। अब हम इस चीज को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट वैसे मैं डायग्राम बना दूंगा, ये मेरे पास वेक्टर a है और ये मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं वेक्टर b का नाम दे देता हूं, ये मेरे पास वेक्टर b है। अब स्टूडेंट हमने क्या किया था, यहां पे हमारे पास एंगल थीटा बनता था, पहले हमने इसको a को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया था, अब इसको सेकंड वेक्टर कंसीडर कर लें। पहले हमने b को सेकंड वेक्टर कंसीडर किया था, अब इसको फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लें। तो स्टूडेंट क्या करना है, अब हमने पहले b का प्रोजेक्शन a के ऊपर पड़ रहा था, अब a का प्रोजेक्शन b के ऊपर आपने फॉल करना है, गिराना है। तो अब क्या है, a का जो प्रोजेक्शन है वो b के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि a का साया b के ऊपर पड़ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, a के साथ क्या लगाएंगे, a cos थीटा। ये आपके पास क्या था, b cos थीटा था। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, a cos थीटा बन जाएगा। a cos थीटा, a के साथ cos थीटा क्यों लगाया है, स्टूडेंट याद रखना है, जिसका प्रोजेक्शन पड़ रहा होगा, अब b का साया a के ऊपर, सॉरी a का साया b के ऊपर पड़ रहा है, तो a के साथ आप cos थीटा यूज करेंगे। दोबारा इन्फॉर्म कर दूं कि a का प्रोजेक्शन b के ऊपर पड़ रहा है, a का साया b के ऊपर पड़ रहा है, तो a के साथ हम क्या यूज करेंगे, cos थीटा यूज करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे कि अगर हमारे पास b डॉट a हो तो इज इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, हमने कंसीडर किया हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज लेना है। फर्स्ट वेक्टर अब आपके पास b है तो ये b आ जाएगा, और सेकंड वेक्टर आपके पास a है, तो आप लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब a का जो साया है वो b के ऊपर पड़ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे a ऑन b। a ऑन b का मतलब है a का साया किसके ऊपर पड़ रहा है, b के ऊपर पड़ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे b इनटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b किसके इक्वल आता है, a cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी b a cos थीटा बन जाएगी। इसको हम लिखते हैं b डॉट a के इक्वल ले लेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप चेक करें, अगर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो और ये हमारे पास क्या हो, इक्वेशन नंबर 2 हो, तो अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर ये 1 हो और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो, अगर आप चेक करें a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा और b डॉट a इज इक्वल टू किसके है, b a cos थीटा, या इसको हम कहते हैं a b cos थीटा। तो प्रूव हुआ कि a डॉट b इज इक्वल टू किसके होता है, b डॉट a के इक्वल होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो ये है कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है
कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, तो परपेंडिकुलर मीन्स उनके दरमियान जो एंगल बनता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो उनके दरमियान एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लेते हैं तो उनके दरमियान एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं यहाँ पे उन वेक्टर्स को ड्रा कर लेता हूँ कि मेरे पास जो वेक्टर हैं, ये वेक्टर मेरे पास A है और ये वेक्टर मेरे पास क्या है, B है। अब दोनों वेक्टर अगर आप देखें तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, तो स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा A डॉट B इज इक्वल टू होगा AB cos थीटा। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करके हम इसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेते हैं। अब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री है यहाँ पे जब दो वेक्टर आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी A डॉट B इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, AB। अब cos थीटे की जगह पर आप 90 पुट करें, cos 90 किसके इक्वल होता है, तो स्टूडेंट cos 90 किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक हिंट बता देता हूँ कि आप हमेशा सोचते रहते हैं, अक्सर सोचते रहते हैं कि आपने जो ना cos 90 है, cos 0 है, cos 60 है, cos 30 है, cos 180 है, या sin 180 है, sin 90 है, sin 30 है, sin 60 है, इसी तरह से और भी sin 0 है, जो भी वैल्यूज़ हैं। मैं आपको एक हिंट बता देता हूं, उस हिंट के अंदर आपने ये वैल्यूज़ आप अच्छी तरह से विदाउट कैलकुलेटर आप इन वैल्यूज़ को फ़ौरन निकाल सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं मैं आपको हिंट बता देता हूँ, विदाउट कैलकुलेटर आप इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, तो स्टूडेंट अक्सर हम सोचते रहते हैं या हम गलत वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। ये बड़ा MCQs के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करेंगे, अब मेरे पास है, मैं हिंट दे देता हूं, cos होता है, cos 90 डिग्री है मिसाल के तौर पर। अब आप सोचते हैं कि cos 90 0 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट इसके लिए ये करना होता है, आपको हिंट ये है, ये सबसे पहले cos COS होता है। cos C और S के दरमियान क्या चीज आ रही है, O आ रहा है, C और S के दरमियान O आ रहा है, तो आप O को आप क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सेकंड बात, अगर sin 90 आ जाए मिसाल के तौर पर, sin 90 आ जाता है, अब sin 90 किसके इक्वल होगा, तो ये इसकी भी हिंट ये है, S और N, SIN साइन होता है, S और N के दरमियान I है, तो आप इसको 1 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। S और N के दरमियान I है तो आप इसको 1 कंसिडर करेंगे। तो sin 90 किस चीज़ के इक्वल होता है, sin 90 1 के इक्वल होता है। तो sin 90 किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो cos 90, cos COS, cos C और S के दरमियान O है तो आप इसको 0 कंसिडर करेंगे, और sin S और N के दरमियान I है तो आप इसको 1 कंसिडर करेंगे, यानी कि cos 90 0 के इक्वल होता है, sin 90 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू है cos 90 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास A डॉट B इज इक्वल टू आ जाएगा AB cos 90 की जगह पर 0, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा A डॉट B इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, तो आपने डिफाइन भी साथ साथ कर लेना है। कैसे, अगर आप दो वेक्टर को आपस में इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इनका रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो आपने इसको इस तरह से डिफाइन करना है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स द रिजल्ट इज इक्वल टू 0, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मेन वर्ड ये यूज करना है क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड 0 वेक्टर, सॉरी 0 तो नहीं कह सकते, इज इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मैं अगर मैं डिफाइन कर लूं तो इस तरह से कह सकता हूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ
if the product of two vector vectors which are perpendicular to each other the result is equal to 0. द रिजल्ट इज इक्वल टू 0. तो ये मेन चीज़ है स्टूडेंट. तो इसको आप जो है ना इस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट, अगर आपस में दो वेक्टर एक दूसरे के साथ स्केलर प्रोडक्ट हो तो उनका रिजल्ट 0 आता है. कब आता है? जब वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बना रहे हो. तो इसको हमने इस तरह से डिफाइन भी कर लेना है, इसको प्रूव भी कर लेना है हमने. तो इनका रिजल्ट क्या आता है? 0 के इक्वल आता है जब दो वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. तो स्टूडेंट उसके बाद अच्छा ये इस तरह से भी एमसीक्यूज आता रहता है कि स्टूडेंट आपने याद रखना है, इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर द रिजल्ट इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द एंगल. तो इनके दरमियान एंगल कितना डिग्री होगा? तो आपने बताना है कि 0 रिजल्ट उस वक्त आता है जब इनके दरमियान एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो. तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम इनको इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देख लेते हैं. इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के केस में हम इनको कैसे देखेंगे स्टूडेंट? इनको यूनिट वेक्टर के केस में कुछ इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास जो है ना अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y एंड z. ये z एक्सेस. अब स्टूडेंट आपको पता है x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर आता है i और y एक्सिस में यूनिट वेक्टर आता है j और z एक्सिस में यूनिट वेक्टर आता है k. तो हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं और ये स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर होते हैं i, j एंड k. और इन सब की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होते हैं. स्टूडेंट जैसा कि मैंने जब आपको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट बता रहा था, पोजीशन वेक्टर पढ़ा रहा था, तो याद रखना है ये तो हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर हैं i, j, k. और 2 और भी यूनिट होते हैं जिनको हम कहते हैं r एंड n. ये हमारे पास अनस्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर होते हैं. तो स्टूडेंट यहीं पे आते हैं क्योंकि हमने इन तीनों को इस्तेमाल करना है i, j एंड k को. तो अगर हम देखें यहाँ पे i, j एंड k, इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो स्केलर प्रोडक्ट अगर i को अगर हम j के साथ इनका स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास इनका रिजल्ट किस चीज के इक्वल आएगा? i डॉट j किस चीज के इक्वल आएगा? तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा i 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. डॉट खत्म करेंगे तो डॉट की जगह पर cos थीटा यूज करेंगे. अब डॉट की जगह पर cos थीटा यूज करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है और cos थीटा कितना डिग्री है? तो स्टूडेंट याद रखें हम परपेंडिकुलर वेक्टर को इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देख रहे हैं. तो इन सब का अगर आप देखें यहाँ पे अगर एंगल 90 का है तो यहाँ पे भी एंगल 90 का होगा, यहाँ पे भी एंगल 90 का होगा. क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इन तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा. तो cos 90 यहाँ पे पुट करें, cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है. तो i डॉट j का जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. तो i डॉट j, तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल होता है. और इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम j को k के साथ मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें j डॉट k, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा. और डॉट खत्म करेंगे तो cos लगाएंगे. cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के. 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. यानी कि j डॉट k का जो रिजल्ट आता है वो भी किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल. इसी तरह से अगर हम k को i के साथ मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें, तो k डॉट i, इसका रिजल्ट भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ गया. तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास ये जो वेक्टर होते हैं 3 किस्म के वेक्टर i
डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू होता है के डॉट आई। इन सब का जो रिजल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? इन सब का रिजल्ट जो होता है हमारे पास वो 0 के इक्वल होता है। इन सब का रिजल्ट किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये हमारे पास हैं, ये स्टूडेंट ये याद रखनी है, ये जो वैल्यूज़ हैं आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इन तीनों की जो वैल्यूज़ होती हैं ये शार्ट क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर एमसीक्यूज़ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर एमसीक्यूज़ इन्हीं के पूछे जाते हैं कि आई डॉट जे किसके इक्वल होता है और जे डॉट के किसके इक्वल होता है या के डॉट जे किसके इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इन सब का रिजल्ट अगर हमारे पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर आते हैं, एक आई और दूसरा जे, तो उनका रिजल्ट किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो स्टूडेंट याद रखना है, अगर हमारे पास दो वेक्टर, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं वो पैरेलल वेक्टर की देख लेते हैं। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? स्टूडेंट याद रखना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर हैं, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास दो बोर्ड मार्कर हैं, इन दोनों को मैं वेक्टर करूँ, ये इनकी हेड है और ये इनकी टेल है। अब अगर आप देखें तो दोनों की टेल सेम डायरेक्शन में है और दोनों के हेड सेम डायरेक्शन में है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर होते हैं। अगर आप देखें तो इनके दरमियान किसी किस्म का कोई एंगल नहीं बन सकता, ये एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीब हैं तो इनके दरमियान एंगल नहीं बनता। जब एंगल नहीं बनता तो हम इसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो 0 डिग्री बना रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये जो दो वेक्टर हैं तो इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में क्या हों, पैरेलल हों, तो फर्स्ट वेक्टर मेरे पास ये ए है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है? दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या आता है? ये बी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो एंगल कितना डिग्री का बनेगा? एंगल 0 डिग्री का बनेगा। दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर हम ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अगर हम थीटा कितना डिग्री पुट करें? 0 डिग्री पुट करें तो हमारे पास ए डॉट बी का जो रिजल्ट आता है किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी कॉस 0 डिग्री। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? तो कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा? ए बी। तो ए डॉट बी का जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वो किसके इक्वल आ जाता है रिजल्ट? तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ए बी के इक्वल। ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है? एक तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, एक तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, 1 है तो मैक्सिमम है, और दूसरा ये पॉजिटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर, द रिजल्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है इसको हम कहते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, उसको आप कहते हैं स्टूडेंट कि ये आपके पास अगर सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपके पास है इसकी दूसरी टाइप एंटी पैरेलल वेक्टर।
तो स्टूडेंट एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं? अब देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं। एंटी पैरेलल कहते हैं, इसके नाम से शो हो रहा है एंटी। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। अब जो दो वेक्टर आपस में अपोजिट कब होंगे? जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अब देखें दोनों की डायरेक्शन यहां पे सेम है। अगर मैं इनको ऐसे रखता हूं कि अब अगर आप देखें तो इन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक का हेड इधर है, एक की टेल इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब हम इसको बनाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर बनाएंगे तो दोनों को मैं इस तरह से एक लाइन में शो करूंगा। तो लाइन में अगर आप देखें तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का? एक कंप्लीट डी बना रहे हैं, यानी कि 180 का एंगल बना रहे हैं। तो जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इनके दरमियान जो एंगल बन जाएगा वो 180 डिग्री का बन जाएगा। एंटी पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो मैं इनको शो करा दूंगा कि मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा मेरे पास ये वेक्टर क्या है? वेक्टर बी है। अब इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। या स्टूडेंट हम इनको ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इनको आपस में ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको हम शो कर देंगे कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब थीटा कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी कॉस 180। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 किसके इक्वल होता है? कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी -1। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? -ab के इक्वल आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि ये हमारे पास जब दो वेक्टर आपस में क्या हों? एंटी पैरेलल हों। जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हों तो उनका जो रिजल्ट आता है, एक तो रिजल्ट ये इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और दूसरा यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू थी, लेकिन ये पॉजिटिव मैक्सिमम थी और ये क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हों तो इनका जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इस तरह से हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हाँ जी स्टूडेंट, इसके नाम से ये शो हो रहा है कि सेल्फ का क्या मतलब होता है? सेल्फ का मतलब होता है खुद। अगर मिसाल के तौर पर एक वेक्टर, हम यहाँ पे सिर्फ एक वेक्टर की बात करेंगे। अब ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, तो मैं ए को ए के साथ ही इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो इसको आप कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यानी कि आप कोई दूसरा वेक्टर यहाँ पे नहीं ले सकते, ए को ए के साथ, या आप बी कंसिडर करते हैं तो बी को बी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है। स्टूडेंट इसको हम जो है ना यहाँ पे इसका रिजल्ट निकालेंगे कि सेल्फ, अगर एक हमारे पास वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट हो तो उसका रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल आता है? तो एक वेक्टर, ये मेरे पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी क्या हो? ए हो। क्योंकि सेल्फ कहते हैं खुद को, और खुद एक वेक्टर अगर एक की डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन फिर भी फॉरवर्ड होगी। अब अगर आप डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री का आ जाएगा? 0 डिग्री के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री, तो ये हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 किसके इक्वल होता है? तो स्टूडेंट याद रखना है, कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए डॉट बी। तो स्टूडेंट एक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक न्यू चीज़ यहाँ पे ड्रा करूँ
तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, तो अगर मैंने ए डॉट बी किया है, स्टूडेंट एक बात का याद रखना है कि मैंने वेक्टर दोनों ए लिए हैं, लेकिन मैंने जब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिया तो ए डॉट बी लिया है। जब मैंने वेक्टर बी लिया ही नहीं है तो ये फार्मूला तो मैं नहीं लगा सकता। तो याद रखना है कि जब सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हूं, आपने इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी, ए डॉट बी वेक्टर तो मैंने लिया ही नहीं है, तो फिर बी कैसे लिख सकता हूं? तो याद रखना है बी की जगह पर आपने वेक्टर ए लेना है, बी की जगह पर वेक्टर ए लेना है। तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा किस चीज के इक्वल आ जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपने वेक्टर लेना है ए डॉट ए लेना है। ए को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, साथ में डॉट खत्म करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, क्योंकि सेल्फ में एंगल 0 डिग्री का बनता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए। जब दो वेक्टर आपस में सेल्फ प्रोडक्ट हो तो इनका रिजल्ट किसके इक्वल आता है, ए का स्क्वायर cos थीटा, थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे तो एज वी नो दैट cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा 1, तो यह रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो स्टूडेंट याद रखना है जब दो वेक्टर आपस में सेल्फ प्रोडक्ट हों तो उनका जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल होता है, वो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आती है वो स्क्वायर के इक्वल होती है। स्टूडेंट लास्ट बात यहाँ पे मैं पुट करूंगा वो कौन सी है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के केस में इसको किस तरह से देखेंगे। तो स्टूडेंट याद रखना है कि इनको हम यूनिट वेक्टर के केस में कुछ इस तरह से इनको एक्सप्लेन करना है कि अगर हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर दो वेक्टर हमारे पास ए डॉट ए, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्ट में एंगल आपके पास 0 डिग्री का बनता है। अब अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में ये किस चीज़ के इक्वल होगा, तो अगर हमारे पास ये हमारे पास है आई डॉट आई, ये यूनिट वेक्टर है, आई को आई के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल आता है, तो अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डॉट की जगह पर cos थीटा यूज करेंगे, cos थीटा आ जाएगा। एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री है, 0 डिग्री। 0 क्यों पुट करते हैं स्टूडेंट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि आप जो है ना 0 डिग्री क्यों पुट करते हैं, और यहाँ पे आप जो है ना जब इन केस आप परपेंडिकुलर वेक्टर देखते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्यों पुट करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जब आप परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा कर रहे हों तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, इनको केस ऑफ यूनिट वेक्टर में जब आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल पुट करेंगे। जब आप सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं तो एंगल आप क्या पुट करते हैं, 0 डिग्री पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंगल पुट करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, cos थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे, cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 डिग्री, cos 0 1 के इक्वल होता है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब आई डॉट आई जो होता है, अगर दो वेक्टर आपस में सेल्फ प्रोडक्ट हों तो उनका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर जे डॉट जे आ जाए तो उनका रिजल्ट भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से एंड के डॉट के आ जाए तो उनका रिजल्ट भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मतलब ये है कि जब दो वेक्टर आपस में सेल्फ प्रोडक्ट हों, एक जैसे हों, जब एक जैसे होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी, जब डायरेक्शन सेम होगी तो वो आपके पास पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे और उनके दरमियान एंगल कितना डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो स्टूडेंट हम इतना कह सकते हैं कि आपके पास ये जो रिजल्ट आता है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू होता है के डॉट के, इन सब का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है। स्टूडेंट ये बात आपने लाजमी नोट करनी है, एक ये चीज और दूसरी ये चीज। तो याद रखना है कि जब हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखेंगे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, उनका रिजल्ट 0 के इक्वल आता है। और जब हम देखते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इनका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है।
तो स्टूडेंट ये दो टर्म ऐसी हैं जो अक्सर स्टूडेंट जो है ना एमसीक्यूज में गलत कर देते हैं। तो याद रखना है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, चाहे वो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो, चाहे वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, इनको आपने एंगल के लिहाज से इनको आपने जो है ना सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपका एमसीक्यूज गलत नहीं हो सकता। और उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।